आइए सभी दर्शकों का इस सोशल जर्नी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नए वर्ष 1 जनवरी 2024 की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आपके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं प्रकट करता हूं। 1 जनवरी 1818 में महाराष्ट्र के पुणे के नजदीक भीमा कोरेगांव में पेशवा और अंग्रेजों के बीच एक लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई के क्या संदर्भ थे, क्या परिणाम थे और इस लड़ाई से छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज थे उनको किस तरह से मुक्ति दिलाने में यह लड़ाई कारगर थी और मराठा साम्राज्य में जो अत्याचार चल रहा था किसानों पे, व्यापारियों पर, आम जनता पर, उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। और ये जो लड़ाई हुई थी, जो मानवता के लिए, समता के लिए बहुत प्रसिद्ध लड़ाई थी, सभी दर्शकों से नम्र निवेदन है, कृपया इस सोशल जर्नी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपकी सेवा का मौका हमें प्रदान करें। महाराष्ट्र के पुणे में अंग्रेजों द्वारा भीमा कोरेगांव में एक विजय स्तंभ बनाया गया है जो 1822 में बनाया गया था। 1 जनवरी 1818 में पेशवा और अंग्रेजों के बीच जो लड़ाई हुई थी, जिसमें पेशवाओं को शिकस्त हुई थी और पेशवाओं के 25,000 से अधिक सैन्य वहां पर उपलब्ध थे और ब्रिटिशों की तरफ से केवल 800-900 सैनिक वहां पर थे, जिसमें 500 पैदल सैनिक थे, 250 घुड़सवार थे, बाकी आर्टिलरी थी। इतने कम सैनिक होने के बावजूद भी ब्रिटिशों को यहाँ पर विजय प्राप्त हुई, जिसके स्मरण में यहाँ पर एक स्तंभ बनाया गया है और इस स्तंभ पर जो लोग इस लड़ाई में शहीद हो गए वो ज्यादातर महार जाति के सैनिक थे। उनके नाम वहां पर अंकित किए गए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी 1 जनवरी को वहां पर इन योद्धाओं को अभिवादन करने के लिए जरूर जाते थे। हम लोग यहाँ पर हम अपने विचार रखने जा रहे, तो यह किसी जाति, धर्म, संप्रदाय की भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य हमारा कतई नहीं है। केवल ऐतिहासिक संदर्भ यहाँ पर हम देकर इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमें देखना है जो भीमा कोरेगांव का जो युद्ध हुआ था, इस पर बहुत सारी चर्चाएं होती है। कुछ लोग कहते हैं यह देश के खिलाफ द्रोह था, कुछ लोगों का कहना है यहाँ पर पेशवाओं का अत्याचार बढ़ा था और हम ये भी देखेंगे कि जो शिवाजी महाराजों के वंशज थे उनकी क्या स्थिति थी। साथ ही जो अति शूद्र जो लोग थे मराठा साम्राज्य में, उनकी पेशवाओं के काल में क्या स्थिति थी, आम जनता की क्या थी, इस सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे और हम चर्चा करने के पश्चात किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। तो आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य की निर्मित की थी महाराष्ट्र में, उनके पश्चात संभाजी राजे ने वहां पर गद्दी संभालने का काम किया। संभाजी राजे के बाद में छत्रपति शाहू
जिन्होंने सातारा की गद्दी संभाली। उसके बाद दूसरे राम राजा, इन्होंने गद्दी संभाली। उनके पश्चात शाहू दूसरे, इन्होंने यह गद्दी संभाली। उनके बेटे प्रताप सिंह, अप्पा साहेब और रामचंद्र उनके बेटे थे। छत्रपति शाहू महाराज के कार्यकाल में कोल्हापुर और सातारा ऐसा विवाद था। दो गद्दियां थी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों की, एक सातारा की थी और एक कोल्हापुर की थी। तो ये दोनों जगह आपस में विवाद था और छत्रपति शाहू महाराज की संतान न होने के कारण उनका दत्तक पुत्र के बारे में बहुत सारी समस्या चल रही थी। तो उन्होंने और साथ ही स्वराज्य में कुछ मराठा साम्राज्य के खिलाफ कुछ सरदार बगावत कर रहे थे और इसके चलते मजबूरी में उन्होंने पेशवाओं का वंश की अनुमति दे दी और छत्रपति के नाम पर पेशवा इस मराठा साम्राज्य का कारोबार देखेंगे, यह उन्होंने यहाँ पर प्रोक्लेम किया, वहां पर अनुबंध किया, जिसके चलते ये जो सत्ता का जो केंद्र था, इस छत्रपति घराना छोड़कर पेशवाओं की तरफ चले गए और ये उस समय भी पेशवा छत्रपति की बात नहीं मानते थे। उसके पश्चात छत्रपति शाहू महाराज के निधन के बाद राजाराम महाराज वहां पर छत्रपति हुए, उन्होंने गद्दी संभाली। उनको ज्यादा अनुभव न होने के कारण उन्होंने भी पेशवाओं से एक अनुबंध बना लिया और पेशवाओं ने उनसे लिखवा लिया मराठा साम्राज्य का पेशवा छत्रपति नाम पर कार्यभार देखेंगे, जिसको एक सांगोला का सुलह कहेंगे, सांगोला का संधि कहेंगे। उसके मुताबिक वहां पर राजाराम महाराज ने जो संधि की, जो सुलह किया, उसके अनुसार पेशवाओं को पूरा पावर वहां पर मिल गया और पेशवाओं ने अपना कार्यभार पूना से चालू किया। पूना पर वो शिफ्ट हो गए, स्थानांतर हो गए और वहां से उन्होंने मराठा साम्राज्य की गतिविधियां शुरू की। ताराबाई ने देखा जो राजाराम महाराज ने जो संधि की है पेशवाओं से, जो लिखित अनुबंध किया है, उससे ताराबाई सहमत नहीं थी। ताराबाई चाहती थी कि पेशवाओं को शिकस्त देना चाहती थी। वो राजाराम महाराज से असंतुष्ट थी। वो चाहती थी राजाराम महाराज खुद ये राजगद्दी संभाले, खुद कार्यभार देखे। लेकिन ये न होने के बाद जो संधि हुई थी, ताराबाई ने मौका देखती थी ताराबाई, और वो पेशवाओं को शिकस्त देने के प्रयास में थी, जो कोल्हापुर गद्दी का कार्यभार देख रही थी। छत्रपति शाहू महाराज छत्रपति शाहू महाराज और राजाराम महाराज इन्होंने 3 पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत पेशवाओं को मराठा साम्राज्य का सर्वेसर्वा बना दिया, जिसका कार्यभार उन्होंने पूना से देखा। उसके पश्चात शाहू दूसरे आए, उनके पश्चात प्रताप सिंह राजे भोसले यहाँ पर सातारा की गद्दी पर छत्रपति बने। यहाँ पर हम देख रहे क्या, ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, पावर है, ये शिफ्ट होकर पेशवा की तरफ गया और पेशवाओं का जो कार्यभार था, जो दूसरे पेशवे आए थे, उनके प्रति लोगों में बहुत नाराजगी थी, सरदारों में नाराजगी थी। 1801 में विठोजी होलकर, जिनको जो यशवंतराव होलकर के भाई थे, उन्होंने दूसरे बाजीराव पेशवा ने हत्ती के पैरों तले कुचल दिया, जिसके कारण यशवंतराव होलकर और अन्य सरदारों में बहुत असंतोष फैला। यशवंतराव होलकर ने बाजीराव को पूछने के लिए, बाजीराव पर इस जिम्मेदारी का जवाब पूछने के लिए पुणे पर आक्रमण बोल दिया, धावा बोल दिया।
पेशवा ने दौलतराव शिंदे जो दूसरे सरदार थे, उनको फुसलाने का काम किया, होलकर के खिलाफ फुसलाने का काम कर रहे थे। तो ये यहाँ पर यशवंतराव होलकर नाराज हो गए। उन्होंने पेशवाओं पर हमला कर दिया और पूना के नजदीक वो वहां पर आए। उन्होंने दौलतराव शिंदे को युद्ध में परास्त किया और उन्होंने बाजीराव पेशवा को, दूसरा बाजीराव पेशवा था, उनको एक संदेश भेजा कि आप अंग्रेजों की तरफ मत जाइए, आप हमारे पास आइए, आपका संदेशा भेजिए, आपके मध्यस्थी भेजिए, हम आपसे चर्चा करेंगे और जो शिंदे से कुछ सुलह कर लेंगे। लेकिन बाजीराव पेशवे ये अंग्रेजों की तरफ जाने के लिए पहले ही निकले थे और वो चाहते थे कि मैं अंग्रेजों की तरफ जाऊं। उनको भरोसा नहीं था होलकर जी पर, यशवंतराव होलकर पर, और वो अंग्रेजों की तरफ गए। वो महाड़ में वहां पर पहुंचे। महाड़ में पहुंचने के बाद उन्होंने मुंबई गवर्नर को चिट्ठी लिखी और खुद की जान बचाने हेतु उन्होंने वसई के रास्ते एक संदेश भेजा और उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजों के स्वाधीन हो रहा हूं और मुझे आपके द्वारा संरक्षण की जरूरत है और आपके संरक्षण में मैं पुनः यहाँ पर पेशवा बनना चाहता हूँ। तो वहां पर पुनः एक बार होलकर जी ने उनको संदेश भेजा कि आप आइए और आप हमसे हम लोग चर्चा करेंगे, आपके मध्यस्थी भेजिए। लेकिन पेशवा ने मना कर दिया और पेशवा ने उनको मैसेज भेजा कि आपके और होलकर जी और शिंदे के मदद की मुझे जरूरत नहीं है। अंग्रेज मेरे दोस्त थे, मैं उनके साथ रहकर मैं चर्चा करूंगा और उनसे सहायता लूंगा। इस तरह का संदेश दूसरे बाजीराव पेशवा ने होलकर जी को भेजा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अंग्रेज और पेशवाओं के बीच एक संधि हुई जो अत्यंत अपमानजनक स्थिति में थी। उसकी शर्तें बिल्कुल मराठा साम्राज्य के लिए बहुत घातक साबित हुई, जिसमें 17 शर्तें थी, जिसमें कुछ अंग्रेजों ने पेशवाओं की रियासत को सुरक्षा प्रदान करना, यानी जो मराठा साम्राज्य थी उसका संरक्षण ब्रिटिश करेंगे और जो अंग्रेजों की फौजें थी उसका खर्चा मराठा साम्राज्य यानी कि बाजीराव पेशवा उठाएंगे। इस तरह के बहुत अपमानजनक स्थिति मराठा साम्राज्य की हो गई, जिसके चलते जो मराठा जो सरदार थे उनमें बहुत गुस्सा निर्माण हो गया, बहुत असंतोष हो गया। उन्होंने कहा कि पेशवा ने ये जो साम्राज्य था मराठा साम्राज्य, उसको डुबो दिया है और अंग्रेजों तरह का प्रतिक्रिया ये मराठा सरदारों की तरफ से आई थी। और यहाँ पर हम देखेंगे प्रताप सिंह राजे भोसले जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे और दूसरे बाजीराव पेशवा के निधन के पश्चात वो सातारा के छत्रपति घोषित हो गए। और लेकिन उनमें और पेशवा में कुछ सामंजस्य नहीं था, कुछ आपस में मनमुटाव चल रहा था और प्रताप सिंह राजे भोसले और माई साहब उनकी माताजी, इनका अंग्रेजों के साथ गुप्त संधान चल रहा था, जो पेशवाओं के खिलाफ कुछ साजिश चल रही थी, जिसके चलते पेशवाओं को भी यहाँ पर शक हुआ। यहाँ पर हम बताना चाहते जी प्रताप सिंह राजा भोसले जो शिवाजी महाराज के वंशज थे, एक डिपोज राजा ऑफ सातारा, एक अंग्रेजों का प्रताप सिंह राजे भोसले के दोस्त थे, अंग्रेज दोस्त थे। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक पिटीशन दिया था। तो उस पिटीशन में वहां पर जो कुछ बातें लिखी थी वो बातें
अत्यंत गंभीर थी और मराठा साम्राज्य में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे उनकी स्थिति वहां पर स्पष्ट होती है। तो उन्होंने कहा है क्या ये जो 1700 के दशक 1700 के 80 के दशक में जब ये जो राजाराम महाराज थे उनका देहांत हो गया तो जो रिलीजन थे पेशवा के जो सातारा में थे उन्होंने नाना फडणवीस को चिट्ठी लिखी थी जिसमें ये कहा गया था कि जो राजाराम महाराज का जो क्रियाक्रम है उसके लिए 10-12 हजार की जरूरत है और बाकी सारी चीजें वहां पर है लेकिन पैसा कम है तो मुझे और पैसों की जरूरत है। साथ ही राजा के लड़की के शादी हेतु भी वहां पर 50,000 रुपए की जरूरत है। इस तरह का पत्र व्यवहार इस डॉक्यूमेंट में देखने को मिलता है। इसका मतलब जो पेशवा थे पेशवाओं की और यहाँ पर पैसे मांगने की जरूरत पड़ती थी। साथ ही हम देखेंगे यहाँ पर जो उनकी माताजी थी प्रताप सिंह राजा भोसले इनकी जो माताजी थी वो बिल्कुल सुशील और सुशिक्षित थी। तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया प्रताप सिंह राजा भोसले अप्पा साहब इनको पढ़ाया। वो रात में वहां पर पढ़ाते थे जब वहां पर जो अटेंडेंस थे सैनिक थे वो सो जाते थे तो उस समय उनकी माताजी उनको शिक्षा देती थी क्योंकि अटेंडेंस उनका रिपोर्टिंग करते थे पेशवाओं को। और प्रताप सिंह राजा स्टेट प्रिजनर थे सातारा में पेशवा के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो पॉलिसी थी it has been the policy of the Brahmin to prevent the Satara princes from being taught to read and write and to confine their accomplices chiefly to skill in horsemanship and use to of the bow। तो पढ़ने लिखने के लिए उनको कुछ पाबंदी थी लेकिन जो रानी थी माई साहेब उन्होंने उनको पढ़ाने का वहां पर कार्य किया और उनको अच्छी शिक्षा देने का काम किया। तो इससे एक स्पष्ट हो जाता है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज थे उनकी स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। पेशवाओं का उन पर बिल्कुल नियंत्रण था और पेशवा नहीं चाहते थे कि शिवाजी महाराज के वंशज आगे बढ़े पढ़े लिखे और राजगद्दी का खुद वहां पर कार्य देखे। तो यहाँ पर हमने देखा माई साहेब और प्रताप सिंह राजा भोसले यह अंग्रेजों के संपर्क में वहां पर चर्चाएं गुप्त तरीके से चलती थी और जिसके चलते पेशवाओं को भी शंका होने लगी कि अभी क्या होगा और कैसे होगा। बाद में यहाँ पर हम देखते कि बाजीराव पेशवा जो जिसने 19 जुलाई 1812 को पंढरपुर की एक संधि ब्रिटिशों के साथ की जिस संधि के अंतर्गत जागीरदारों के बारे में शर्तें थी अंग्रेजों की अनुमति के बिना जागीरदार के बारे में निर्णय न ले इस तरह के संधि सुलह वहां पर ब्रिटिशों ने बाजीराव पेशवा पर लादी जिसके चलते और एक बार बाजीराव पेशवा यहाँ पर कमजोर दिखाई दिए। साथ ही हम ये देखते 13 जून को गंगाधर शास्त्री के खून के चलते बाजीराव पर अंग्रेजों ने दबाव डाला। गंगाधर शास्त्री जो एक मध्यस्थ थे जिनको भेजा गया था मराठा साम्राज्य में तो उनका खून यहाँ पर हुआ था पूना में जिसके चलते अंग्रेज नाराज हो गए और उन्होंने यहाँ पर दूसरे बाजीराव पेशवे पर एक दबाव डालकर 13 जून 1817 को
एक जो उनके अधिकारी थे एल्फिस्टन, उनके द्वारा एक नई संधि लादी गई, जिसमें मराठा साम्राज्य का जो पद है वो पेशवा को छोड़ने को कहा गया। साथ ही अहमदनगर किला और नर्मदा का प्रदेश अधिकतर छोड़ने के बारे में शर्तें रखी थी। और बाजीराव का जो बाजीराव का जो पावर था वो पूरी तरह से अंग्रेजों की तरफ वहां पर शिफ्ट होते हुए देखा। तो इस अपमानजनक संधि के बाद बाजीराव ने देखा क्या, हम लोग पूरी पावर अभी हमारी खत्म होती जा रही है। फिर उन्होंने मन में ठान लिया कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए। उन्होंने माहुली को जाकर तैयारी की और पहली बार नवंबर 1817 में उसने सैन्यों का जमावड़ा करते हुए वहां पर अंग्रेज रेसिडेंसी पर हमला किया। और ये जो हमला था खड़की के पास में हुआ था, खड़की में हुआ था। खड़की में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में पेशवा पुणे छोड़कर भाग गए। और इस खड़की में जो लड़ाई हुई, तो लड़ाई में यहाँ पर अंग्रेजों ने उनको हरा दिया। हराने के बाद में वो पुणा छोड़कर भाग गए। पुणा छोड़ने के बाद में बालाजी पंत नातू थे, जो इनके ही एक जागीरदार थे। उन्होंने पूना का जो साम्राज्य था उसमें शनिवार वाड़ा है, शनिवार वाड़े पर उसने भगवा झंडा उतारकर ब्रिटिशों का यूनियन जैक चढ़ाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं बालाजी पंत नातू है, जो पेशवा की संबंध में थे। उन्होंने भगवा झंडा उतारकर ब्रिटिशों का यूनियन जैक शनिवार वाड़ा पर लहराया। तो ये उसके बाद में हम देखते ये जो बाजीराव पेशवा और उनके जो सैन्य थे, उनकी सैन्य शक्ति वो महाराष्ट्र में इधर-उधर घूमकर ब्रिटिशों को चकमा देने का काम कर रहे थे। ब्रिटिशों को भी पता चल रहा था कि अभी जो पेशवा बाजीराव है वो उन पर कभी भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खड़की रेसिडेंस पर, ब्रिटिशों का रेसिडेंस था, उन पर हमला किया था। लेकिन खड़की में उनको वहां पर विजय हासिल न हो पाया, इसलिए वो आगे गए। और उसके बाद में भीमा कोरेगांव नाम का एक गांव है जो पुणे से नजदीक है। वहां पर ये जो बाजीराव पेशवा है, उनके सारे सेनापति वहां पर पहुंचे और वो आगे की रणनीति तय कर रहे थे। उसी समय यहाँ पर एक कैप्टन स्टॉटस्टन है, वह कुछ चुनिंदा सैनिक लेके बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री जिसका नाम है, वो लेकर उनमें लगभग 500 सैनिक थे, पैदल सैनिक थे। लगभग वो महार जाति के थे। साथ ही कुछ 250 घुड़सवार थे, कुछ तोपे थी। यह लेकर वो बाजीराव पेशवा जहाँ पर थे भीमा कोरेगांव के उस गांव में, वहां पर उनकी तरफ आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद उन्होंने देखा क्या ये बाजीराव पेशवा और उनका पूरा लवाजमा वहां पर है, तो इन्होंने यहाँ पर रणनीति बनाई। उसी समय वहां पर पेशवा को भी पता चला, क्या नदी के उस तरफ बाजीराव पेशवा थे, उनको पता चला कि ये जो ब्रिटिश अभी हमला करने जा रहे। तो यहाँ पर हम देखते जो पावर की बात है, पेशवा के साथ में जो वहां पर सैन्य था वो लगभग 25,000 के करीब था और वो पूरी तैयारी से थे। और ये जो कैप्टन स्टॉटर्टन के साथ जो सैन्य थे वो लगभग 25 मील पैदल चलकर आए थे और बिल्कुल थके हुए थे। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे ये जो बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के जो ब्रिटिशों की वहां पर बटालियन थी,
उन्होंने मन में ठान लिया कि हमें अभी पेशवाओं को आगे नहीं बढ़ने देना है। तो उन्होंने वहाँ पर एक युद्ध नीति की तैयारी की और गाँव में थोड़ा कब्जा करके वहाँ से बाजीराव पेशवा की जो सैन्य थी उस पर उनको हमला कर दिया। उस समय बाजीराव पेशवा की तरफ से भी यहाँ पर लड़ाई को शुरुआत हो गई और बहुत बहुत समय 10-12 घंटे ये लड़ाई चालू हो गई। ये लड़ाई लड़ाई 1 जनवरी 1818 को हुई थी। यहाँ पर ब्रिटिशों के साथ में जो सैन्य थे सैनिक थे बहुत कम थे, सामने 25,000 थे। फिर भी इन्होंने एक बहुत जान जोखिम में डालकर ये ब्रिटिशों का जो सैन्य था उन्होंने लड़ाई की। एक ब्रिटिश का जो आर्टिलरी का था चिचमोसा उसको तो उसको काट डाला यहाँ पर पेशवाओं ने, क्योंकि उसने आर्टिलरी की तोप के माध्यम से बहुत सारा हंगामा मचाया था पेशवाओं के सैनिकों में, जिसके चलते उसको ढूंढकर मारा गया और उसका सर तलवार पर घुमाया गया इस युद्ध क्षेत्र में, जिससे यहाँ पर जो सैनिक थे ब्रिटिशों की तरफ से लड़ने वाले उनमें बहुत असंतोष फैला और उन्होंने ठान लिया कि हमें अभी किसी तरह से बाजीराव पेशवा को हमें रोकना है। इनका दारूगोला खत्म हो गया, गोलियां खत्म हो गई। उसके बाद भी उन्होंने तलवार से लड़ाई की, तलवार का इस्तेमाल करते हुए यह 25,000 सैनिकों पर टूट पड़े और इनको शिकस्त दिया यहाँ पर। और ये बहुत बड़ा विजय था, क्योंकि 500 से 800 सैनिक इधर थे और सामने 25,000 थे और वहां पर जो पेशवा का जो सिपासलार था, सेनापति था, उसका लड़का भी इसमें शहीद हो गया, जिसके चलते बाजीराव पेशवा का मनोबल गिर गया और वो पीछे मुड़ गया। और यहाँ पर ये जो कैप्टन स्टॉटस्टन है और उनके जो साथी थे उनके भी बहुत सारे सैनिक इसमें हताहत हुए थे। ये हताहत होने के बाद में ये लोग अपने कैंप की तरफ बैठे, कैंप की तरफ आगे बढ़े। यहाँ पर एक भीमा कोरेगांव जय स्तंभ, एक श्रद्धा कुंभोजकर, इनका एक रिसर्च रिपोर्ट है। उसमें उन्होंने कहा है कि जब कैप्टन स्टॉटस्टन और उसका सैन्य वापस आ रहा था, उनके सैनिक वापस आ रहे थे, तो उस समय उनका स्वागत रंग उछाल कर और बैंड पथक के साथ उनका स्वागत किया गया। इसका मतलब यही है कि भाई इन्होंने जो वहां पर जो शूरता बताई, शौर्य बताया, जिसके चलते ब्रिटिशों को वहां पर पेशवाओं को रोकने के लिए यहाँ पर एक हासिल हुआ, उनका उद्देश्य हासिल हो गया। तो ये जो वर्णन है कि जो रंग उछाले गए और साथ ही बैंड पथक ने उनका स्वागत किया, इसका स्पष्ट मतलब है कि वहां पर इनकी विजय हुई थी और बड़ी भारी पैमाने पर विजय हुई थी। और यहाँ पर ये जो अपना बाजीराव पेशवा है उसने अपना सैन्य वहां से हटाकर वो आगे चले गए। बाद में प्रताप सिंह राजा भोसले को भी उन्होंने साथ में लेकर ये आष्टी तक गए और आष्टी में जाने के बाद में ब्रिटिशों से दोबारा इसका मुकाबला हो गया। पेशवा पेशवा और अंग्रेजों का मुकाबला हो गया। इस आष्टी की लड़ाई में भी बाजीराव पेशवा की हार हो गई। उसके बाद में जो प्रताप सिंह राजा भोसले और अंग्रेजों में कुछ प्रोक्लेमेशन हुआ था, उसके तहत उन्होंने प्रताप सिंह राजा को अपने साथ ले लिया और बाजीराव पेशवा और वहां से निकलकर मराठा साम्राज्य में दूसरी जगह गया और ऐसे वो घूमता रहा। उसके बाद में जो छत्रपति प्रताप सिंह राजे भोसले थे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे, उन्होंने एक आदेश जारी किया। उस आदेश में कहा कि ये जो बाजीराव पेशवा है, यह विद्रोही है, स्वराज्य का गद्दार है, इसको कोई जहागीरदार या कोई सरदार मदद न करे, ऐसा आदेश प्रताप सिंह राजा भोसले द्वारा जारी कर दिया गया। जिसके पश्चात हम देखते हैं क्या बाजीराव पेशवा ने
बहुत सारे मराठा सरदारों को गुजारिश की कि आप आइए, मेरे साथ में आइए और हम लोग ब्रिटिशों का मुकाबला करेंगे। लेकिन सारे सरदार पेशवाओं पर नाराज थे। उनमें जो झगड़े लगाने का काम किया, उनकी जागीरदारी में हस्तक्षेप करने का काम किया, जिसके चलते उनमें बहुत असंतोष था और कोई भी वहाँ पर उनके मदद के लिए वहाँ पर आया नहीं। और जिसके चलते बाजीराव पेशवा को आगे चलकर अधिकारी मालकम को समर्पण करना पड़ा। उस समर्पण के बाद में वहाँ पर उसको कुछ पेंशन 8 लाख पेंशन उनके अनुबंध के अनुसार तय हो गया ब्रिटिशों में। और दूसरा बाजीराव पेशवा में वहाँ पर एक संधि हुई, जिसमें उसको बिठूर जाने के लिए वहाँ पर तैयार किया गया और उसको 8 लाख पेंशन देने का वहाँ पर एग्रीमेंट हो गया, जिसके चलते वहाँ पर बाजीराव पेशवा उत्तर प्रदेश बिठूर में वहाँ पर चले गए। इसके बाद हम देखते छत्रपति प्रताप सिंह राजे भोसले, यह इनका जो बातचीत हुआ था उसके मुताबिक अंग्रेजों ने छत्रपति प्रताप सिंह राजा भोसले को वहां पर सातारा की गद्दी पर बिठाया और उनको कुछ सीमित राज्य का वहां पर उनको छत्रपति बनाया और उनको अपना कारोबार राज्य का कारोबार देखने के लिए वहां पर उनका एक संधि हो गई। उसके तहत वहां पर उन्होंने राजा प्रताप सिंह भोसले वहां पर पुनः वहां पर छत्रपति हो गए। तो इसके जो मायने हम देखते हैं कि पेशवाओं ने जो जाति की थी, मराठा साम्राज्य हड़पने की कोशिश की थी। शिवाजी महाराज के जो वंशज थे उनको भी बेदखल करने काम किया था। तो हम देखते हैं क्या ये जो पेशवाओं ने जो उस समय जो अत्याचार किए थे, तो वहां पर क्यों उनके प्रति इतना असंतोष था। तो हम देखते हैं क्या लोगों से वो ज्यादा पैसे वसूल करते थे और खाना पीना नाचना गाना नृत्य गान इसमें व्यस्त रहते थे और सरदारों के साथ वो छल करते थे। और उस समय वहां पर जो खजीना था, सरकारी खजीना, उसमें भी पैसे की कमी हुई थी और जनता पर झूठे आरोप लगाकर वो दंड वसूल किया करते थे और वहां पर कुछ ऊंच नीचता भी चलती थी। उसका भी वहां पर हम उल्लेख करेंगे। एक पुणे वर्णन नाम का एक नावी जोशी का किताब है, उसमें लिखते हैं कि बाजीराव की जो नीति थी अत्यंत खराब थी, बुरी थी। वह राज्य संभालने के लिए अयोग्य था। उसने केवल भट्ट और ब्राह्मणों को सहयोग किया। उसकी बुद्धि भ्रष्ट थी। सरदारों में कलह पैदा करके दुश्मनी के बीज वो बोता था। खाने पीने और नृत्य गाने में वो व्यस्त था और उसने समाज के लिए घातक परंपरा का वहन किया था। तो ऐसा इस किताब में लिखा है। अभी हम देखना चाहते हैं ये जो अस्पृश्य लोग है, अछूत लोग है, उनकी क्या स्थिति थी। ये जो हमने बताया इसके पहले, उसमें जो आम जनता थी उसके ये हाल थे। वो किसानों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, व्यापारियों को देना पड़ता था। पूरी जनता मराठा साम्राज्य में पेशवाओं के खिलाफ त्रस्त थी। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो पेशवाई में जो महार, मांग, चांबार, भंगी, ढोर और अन्य अतिशूद्र जाति थी, उनको उनके दर्शन अपवित्र माने जाते थे और उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस सामाजिक बहिष्कार के बारे में लिखा है कि महाराष्ट्र के पेशवा काल में उच्च जाति के लोगों को इस अतिशूद्र लोगों का बाट लगता था। वो अपवित्र माने जाते थे और उनको आम रास्ते पर आने जाने की भी अनुमति नहीं थी। इनके गले में मटकी होती थी थूकने के लिए और हाथ में काला धागा होता था।
वो पहचानने में आए कि ये लोग अतिशूद्र है, अछूत है, दलित है, और साथ ही इनके कमर को भी एक झाड़ू बांधा जाता था, ताकि ये लोग जब रास्ते से चलेंगे तो ये जो ब्राह्मण और अन्य जाति है, ये इनका ये अपवित्र न हो। इस तरह का दुर्व्यवहार और सामाजिक व्यवहार इस समय चलता था, जिसके चलते बहुत अस्पृश्य अतिशूद्र जो समाज था, उसमें पेशवाओं के खिलाफ बहुत असंतोष था, क्योंकि वो अमानवीय व्यवहार था। साथ ही हम देखते पुणे वर्नर में नावी जोशी साहब के इसी किताब में एक मुक्ता साळवे जो सावित्रीबाई फुले की स्टूडेंट थी, विद्यार्थी थी, उसका एक निबंध आया है इस किताब में। उसमें लिखा है, क्या ब्राह्मण कहते हैं कि वेद हमारी मालमत्ता है, उसको केवल हम ही लोग अवलोकन कर सकते हैं। पिछड़ों को कोई धर्म पुस्तक नहीं है, धर्म देखने की अनुमति नहीं है। मांग महारों को परिश्रम करवाकर इन्होंने बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी की है, और उस आधार में हवेली के आधार के नीचे इस शूद्रों को गाड़ने का काम किया है। हमें गाय और भैंसों के नीचे बांधते बाजीराव के राज्य में गधे जैसा समझा जाता था। उस समय पूना में एक तालीम खाना था। उस तालीम खाने के सामने से अगर कोई पिछड़ा अतिशूद्र समाज का आदमी जाता था, तो उसको एक गुल टेकड़ी है, उस टेकड़ी के मैदान पर लेकर उसके सर को काट कर उस सर के साथ में तलवार के साथ खेल खेला जाता था। इस तरह का घटिया काम इस पेशवा राज में चल रहा था। कोई इस तालीम खाना एक भवन है, इस भवन के सामने कोई जाता था जामने से, तो उसको सर काटकर गुल टेकड़ी के मैदान पर, वहां पर जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं उस तरह का खेल वहां पर उस आदमी का सर काटकर खेला जाता था। कितनी घृणास्पद बात है, और इस घृणास्पद बात के लिए समाज में एक आग्रेशन था, असंतोष था। और हम देखते कि ये जो ब्रिटिश आने के बाद में वो जो निबंध लिखा है, उन्होंने कहा है मुक्ता साळवे ने, क्या अभी जो ब्रिटिश सरकार आई है, ये दयालु इंग्रज सरकार है, वो आने के बाद में चमत्कार हो गया। मांग महारों को बच्चे के लिए स्कूलों का प्रबंध किया गया है, तो ये परिवर्तन आया है, ऐसी मुक्ता साळवे लिखती है। पहले हमें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी, रास्ते पे जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार आने के बाद में उसमें परिवर्तन आया, और यहाँ पर सभी को समान दर्जे की जो कंडक्ट है वो मिलने शुरू हो गया। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो बाजीराव पेशवा का जो समय था, वो यहाँ के अतिशूद्रों के लिए सबसे काला काल था। और इसी के चलते यहाँ पर ये जो भीमा कोरेगांव में ये जो 500 महासैनिकों ने यहाँ पर पेशवाओं को हराने का काम किया, वो शूर थे, और उनके पास बहुत धाड़स था, बहुत शौर्य था उनके पास में, लेकिन पेशवा के दरबार में इन सैनिकों की कोई इज्जत नहीं थी, और इसलिए उन्होंने मन में ठान लिया था, ये जो अमानवीय पेशवाओं की सत्ता है, जो विषमता के आधार पर चल रही है, उसको हमें रोकना है, उसको हमें निरस्त करना है। तो ये भावना लेकर वहां पर वो लोग लड़े थे, और जिसके चलते यहाँ पर ये जो भीमा कोरेगांव का जो युद्ध है, उसमें पेशवा हार गए थे। तो हम लोग ये देखते हैं, जैसे द्वितीय विश्व महायुद्ध हुआ, जिसमें जर्मनी में जो हिटलर था, उसने लाखों जीव लोगों की वहां पर कत्ल करने का काम किया, उनको मारने का काम किया। एक अल्बर्ट आइंस्टाइन वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उनको भी पता चला, वो भी जू फैमिली से, मिडिल ईस्ट जू फैमिली से,
उन्होंने वहां पर जर्मनी से वहां पर छोड़कर वो अमेरिका चले गए और अमेरिका में उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि जर्मनी में जो अणुबम बनाने की तैयारी चल रही है, तो आप भी अणुबम बनाइए और इस जर्मनी को एक सबक सिखाइए। तो हम देखते हैं कि जो जीव की कत्ल हो रही थी और जो लाखों जीव लोगों को बिना कारण वहां पर मारा गया था, उन पर अन्याय किया गया था, तो उसी समाज के अल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिका में जाते हैं और वहां पर राष्ट्रपति रूजवेल्ट को वो बम बनाने के लिए, एटम बम बनाने के प्रेरित करते हैं। तो ये उनका द्रोह नहीं हुआ, उनका देश के प्रति द्रोह नहीं है, क्योंकि वो मानवता के लिए कार्य कर रहे थे, समता के लिए कार्य कर रहे थे। उसी तरह ये जो महार सैनिक है, जो 500 महार सैनिक है, इन्होंने इस देश करने के लिए, इस देश में मानवता प्रस्थापित करने के लिए, इस बाजीराव पेशवा के यहाँ पर जो सैनिक है, 25,000 सैनिक है, उनको शिकस्त देने का काम किया और बाबा साहब इन लोगों को अभिवादन वहां पर जाते थे। तो ये जो हमें जो इतिहास बताया जाता था, ये अत्यंत झूठा इतिहास है, झूठा इतिहास परोसा जाता है, जिसके चलते हाँ, आम लोगों में कुछ मतभेद बने रहते हैं। तो ये जो 1 जनवरी 1818 में यहाँ पर जो लड़ाई हो गई, उसके पूर्व बाजीराव पेशवा ने इस मराठा राज्य में सरदारों में झगड़े लगाए थे। वहां पर बिल्कुल किसी को संतोष नहीं था और अस्पृश्य लोगों का, जो अतिशूद्र लोग हैं, उनकी स्थिति दयनीय थी और इसके चलते वहां पर उनमें बहुत नाराजगी थी, असंतोष था और सारे लोगों को यही लग रहा था कि ये जो पेशवा है, ये पेशवा हार जाए और वही हो गया। पेशवा हार गए, यहाँ पर मानवता जीती, यहाँ पर समता जीती और एक नया आयाम इस महाराष्ट्र को मिला और छत्रपति प्रताप सिंह राजा भोसले भी सातारा के गद्दी पर वहां पर बैठे। उसके बाद में भी जो बालाजी पंतु नातू है, उन्होंने वहां पर छत्रपति के खिलाफ साजिश की। उन्होंने कहा मुझे पेशवा बनाइए, लेकिन उन्होंने मना करने के बाद में ये बालाजी पंतु नातू ने उनके खिलाफ साजिश की और उस साजिश के तहत ब्रिटिशों में उन्होंने यहाँ पर कुछ गलत मैसेज दे दिया, जिसके चलते प्रताप सिंह राजा भोसले को भी वहां पर गद्दी से हटाकर अप्पा साहब भोसले उनको बिठाया गया। तो ये जो पेशवाओं की नीति थी, वो समाज में फूट पाड़ना, समाज में जहर घोलना, जिसके चलते ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो साम्राज्य था, स्वराज्य था, वो वहां पर ढल गया। और मैं सभी दर्शकों को यहाँ पर नए साल की पुनः एक बार शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो 1 जनवरी 1818 को जो लोग इस लड़ाई में शहीद हुए थे और जो शहीदों को अभिवादन करने के लिए ब्रिटिशों ने यहाँ पर भीमा कोरेगांव, पुणे के नजदीक महाराष्ट्र में एक स्तंभ बनाया है, विजय स्तंभ, जिस पर लिखा गया है कि जो ब्रिटिशों को पूर्व में जो कुछ विजय हासिल हो गई, उसमें से सबसे अच्छा विजय, सबसे अच्छा शौर्य ये भीमा कोरेगांव का है, ऐसा वहां पर अंकित किया गया है। तो इन सभी जो योद्धा है, इस युद्ध में शहीद हो गए, उनको मैं यहाँ पर अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद।